सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आज हम बात करने वाला है क्लास 7। ठीक है, क्लास 7 की जो चैप्टर नंबर 5 है ज्योग्राफी की, बिन पानी सब सून। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बिन पानी सब जून, जो चैप्टर नंबर 5 है आपका क्लास 7 ज्योग्राफी का। ठीक है, तो उसमें हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर एकदम डिटेल से पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 5। ठीक है, बिन पानी सब सून एकदम डिटेल के साथ। तो कोई भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जिस बच्चे के पास ये बुक की पीडीएफ नहीं होगी तो मैं आपको उस वीडियो की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो एकदम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और जो भी क्लास 7 का जो बच्चा कहीं भी आपका दोस्त मित्र है, ठीक है, जिसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ठीक है, पैसे के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, तो इस वीडियो को भेज दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत मैं डिटेल के साथ पढ़ाने वाला हूँ। और कोई से भी क्लास 7th 8th 9th जिसकी वीडियो देखनी होगी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने सारी विदम एनसीईआरटी पढ़ा दी है आपकी, बिहार और एनसीईआरटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिन पानी सब सून। आज हम बात करने वाले हैं बिन पानी सब सून। इसका जो इम्पोर्टेंट है, पानी की इंपॉर्टेंस। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर। ठीक, पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कबीर की लाइन है, बिन पानी सब सून, पानी गे न उभरे मोती मानस चून। तो पानी की, अगर पानी नहीं रहेगा तो सब चीज़ सूना हो जाएगा। चैप्टर का जो है वो, ठीक है, बिन पानी सब सून मतलब पानी अगर नहीं रहेगा तो सब चीज़ सून हो जाएगा, मतलब सूना सूना हो जाएगा। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, तो पानी नहीं रहेगा तो सूखा पड़ जाएगा, सब सूना सूना दिखने लगेगा। ठीक है, तो चैप्टर का जो ये है, ठीक है, इंट्रो है, वो बिन पानी सब सून है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों के पास, ठीक है, सभी बच्चों के बस में बैठते ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी और बस चल पड़ी। ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर पर गाना चला दिया। गाना बजने लगा, पानी रे पानी तेरा कैसा रंग। ठीक है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। सभी बच्चों के साथ साथ में गाने लगे। गाना समाप्त होते ही अनसुईया मैडम ने, ठीक है, पानी पर गाना तो सुन लिया, लेकिन मैं आपको पानी की कहानी सुनाती हूँ। तो जो मैडम जी हैं वो पानी की कहानी सुनाती हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग होता है कहानी के माध्यम से होता है। एनसीईआरटी की सबसे अच्छी खूबसूरत बात यही है कि कोई से भी चैप्टर जो स्टार्ट होता है तो एक कहानी के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है। ठीक है, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कहानी के माध्यम से कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब पानी क्यों महत्वपूर्ण है हमारे सभी मानव जीवन के लिए। ठीक है, तो मैडम कहने लगी, यह कहानी पुराने ज़माने की नहीं है, यह कहानी आने वाले दिनों की है। ठीक है, भविष्य की बात किया जा रहा है। बबलू ने आंखें फैलाकर कहा, आने वाले दिनों की कहानी। मैडम बोली, हाँ, आपने आने वाले दिनों की कहानी। मैडम ने पूछा, अपने पेट्रोल पंप देखा है ना, जहाँ से गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरे जाते हैं। सब ने कहा, बच्चों हाँ। मैडम कहने लगी, आने वाले दिनों में शहरों या सड़कों के किनारे इसी तरह के पंप खुलेंगे, लेकिन वहाँ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी दिया जाएगा। देखो कितना महत्वपूर्ण बात है। पानी क्यों महत्वपूर्ण है, यदि पानी का हम लोग अच्छा से उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले जो दिनों में जहाँ पे पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वैसे ही दूसरा कारखाना लगेगा जिसमें पानी मिला जाएगा। ठीक है, पानी बेचा जाएगा। अभी तो आप देख ही सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे वगैरह पे जाएंगे तो 20 रुपये का बोतल बिका जा रहा है। ठीक है, 20 रुपये का बोतल, 10 रुपये का, 15 रुपये का। तो बताओ, एक बोतल की कीमत 20 रुपये हो गई है अभी से 2022 में। ठीक है, 2023 में। और मान लो कि 50 वर्षों के बाद ये इसी बोतल की कीमत 1000 2000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, पेट्रोल डीजल से महंगा, क्योंकि पानी की बहुत कमी होने वाली। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे कि पानी की महत्वपूर्ण क्यों है हमारे जीवन के लिए। तो मैडम कहने लगी, जैसे पेट्रोल और डीजल मिलते हैं वैसे पानी दिया जाएगा। ठीक है, वह भी माप कर लीटर के हिसाब से। इसके लिए राशन कार्ड भी होगा और पैसे तो लगेंगे ही। ठीक है, और जिसके पास राशन कार्ड होगा उसी को ही सिर्फ पानी मिलेगा। जैसे आज के समय में राशन कार्ड जिसके पास होता है सिर्फ उसी को अनाज दिया जाता है। उसी प्रकार भविष्य में, ये भविष्य की बात की जा रही है कि जिस प्रकार पानी का क्षरण हो रहा है, दोहन हो रहा है, मतलब पानी की बर्बादी लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार पानी की कमी होने के कारण भविष्य में क्या होगा, पेट्रोल डीजल के सामान भी पानी को बेचा जाएगा। और जिसके पास राशन कार्ड होगा और सिर्फ उसी को मिलेगा और पैसे अलग से लगेंगे सिर्फ पानी पीने के लिए। तो देखो यही बताया गया है इस चैप्टर में। क्रियाकलाप, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। आपके आसपास कौन सी नदियाँ, तालाब या अन्य जल स्रोत हैं, उनकी सूची तैयार कीजिए। जैसे एक ये लड़का है अभिषेक, ठीक है, एक लड़का अभिषेक है, मान लो कोई अभिषेक है। जैसे मैं बात हूँ अभिषेक, तुम्हारे आसपास कौन सी नदी तालाब है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे कमेंट बॉक्स में मत बताना, मतलब अपने सोच लेना कि मेरे पास तो बगल में गंगा जी हैं, ठीक है, बगल में तालाब भी है,
ढाबर वगैरह में, ठीक है, तालाब भी है। तो जल स्रोत के बहुत सारे कारण हैं, नदियाँ हैं, तालाब है अभिषेक के गाँव में, ठीक है। तो ये अभिषेक सोच सकता है। तो देखो ये क्या दिया गया है, मैप दिया गया है जलमंडल, हमारे कहाँ जल स्रोत है, हमारे इस धरती पे कहाँ जलमंडल है, एकदम इसमें देखते हैं। ऐसा क्यों, सबने एक साथ पूछा। मैडम जी ने कहा कि पानी के समान भी जैसे डीजल पेट्रोल मिल रहा है वैसी पानी मिलेगा। तो मैडम ने कहा, सब ने कहा बच्चों ऐसा क्यों। मीना तुरंत बोली, अरे इतना भी नहीं जानते, पीने लायक पानी काफ़ी कम हो गया है और पानी की ज़रूरत तो सभी को होती है, ठीक है। मैडम जी कह रही कि पीने का जो पानी है वो काफ़ी कम हो गया है। देखो बच्चों, इस वीडियो में एक बात बता रहा हूँ कि जहाँ मैं अगर स्टार लगाऊंगा वहाँ वो पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा वो समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपको बनाना है अपनी कॉपी में, ठीक है। वो क्वेश्चन लिख लेना है और उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो जहाँ स्टार लगाऊंगा वहाँ पे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट में स्टार लगा दूंगा। पानी के लिए हम लोग झगड़ा ना करें, क्योंकि इसलिए यह व्यवस्था बनाई जाएगी, ठीक है। पानी के लिए हम लोग झगड़ा ना करें, इसलिए यह व्यवस्था बनाई जाएगी, क्योंकि पानी नहीं रहेगा, लेकिन जितना पानी रहेगा तो लोग उस पर टूट पड़ेंगे और झगड़ा करने लगेंगे। इसलिए पानी के लिए झगड़ा लोग ना करें, इसलिए पेट्रोल पंप बनाया जाएगा, वाटर पंप बनाया जाएगा, ठीक है। पेट्रोल पंप नहीं, वाटर पंप, जहाँ पे पानी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पानी की कमी कहाँ है, इतनी नदियाँ, तालाब, नहरें, कुएं, नदी, दल, समुद्र ही है, हम ऊपर से बरसात, इसमें तो पानी मिलता ही है। शिल्पा बोली। बच्चों आपको समझ आता होगा कि पानी की कमी कैसे हो सकती है। हमारे आसपास तो इतनी नदियाँ हैं, तालाब हैं, नहर हैं, कुएं हैं, नल हैं, समुद्र हैं, और ऊपर से बरसात भी अधिक होती है, तो पानी की कमी कहाँ है मैडम, ठीक है। अभिषेक बोलता है। अभिषेक यही सोचता होगा कि पानी की कमी कैसे हो सकती है यार, इतने तालाब हैं मेरे गांव में, नदियां हैं, नहरें हैं, कुएं हैं, नल है, समुद्र है। समुद्र तो नहीं है अभिषेक के गांव में, और ऊपर से बरसात भी होती है अभिषेक के गांव में, तो इतना पानी कैसे मिलता होगा, ठीक है। इतना जब पानी मिलता है तो पानी की कमी कैसे हो सकती है। तो अभिषेक अभिषेक देखो, अभिषेक क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है, समझ लो कि मेरा भाई है। तो उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब समझ लो कि आप भी अभिषेक हो, जितने बच्चे देख रहे हैं समझ लो कि अभिषेक है, ठीक है। तो लेकिन बरसात हमारे यहाँ सालों भर तो होती नहीं, सीमा बोली। सीमा बोली कि बरसात तो मैडम हमारे यहाँ पे सालों भर तो नहीं होती। हाँ ये तो बात है, शिल्पा बोली। तो अभिषेक तो कह रहा था कि हमारे गांव में तो बारिश होती है, तो पानी की कमी कहाँ है। अभिषेक ये सोचो कि आपके गांव में क्या होती है, हमेशा पानी बारिश नहीं होती है ना। तो यही बात बोल रहा है कि शिल्पा बोली नहीं, हमारे गांव में हमेशा बारिश नहीं होती है। मैडम बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने टोकते हुए कहा, यही तो बात है बच्चों, पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है, जिनके नक्शे पर नीले रंग से दिखते हैं, लेकिन इतना पानी हमारे पीने लायक है ही नहीं। देखो पृथ्वी पर, देखो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, 71% जल है, ठीक है। जलमंडल, पीने लायक नहीं है ये, जलमंडल है, मतलब पूरा पृथ्वी पे जलमंडल, जहाँ के जल के मंडल हैं, जल मंडल मतलब भूमि, वह भूमि जहाँ पे जल इकट्ठा हो, जलमंडल, ठीक है। तो 71% क्या है, पानी है, लेकिन पीने लायक नहीं है। 71% पीने लायक नहीं है, मतलब पूरा समुद्र, नदियाँ, तालाब मिला के 71% जल है, लेकिन वो सब पीने लायक नहीं है। देखो यहाँ पे इसे कहते हैं जलमंडल। बताया गया है कि जो क्षेत्र नीला दिख रहा है वो है जलमंडल, ठीक है। तो जितना भी नीला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्या है, जलमंडल। और ये जितना भी वाइट दिख रहा है ये सब क्या है, स्थल मंडल। स्थल मंडल मतलब जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है। स्थल मंडल जहाँ लोग रहते हैं, जैसे आप जहाँ पे है, आपका घर है अभिषेक, वो स्थल मंडल में आता है, ठीक है। ये इंडिया है अपने यहाँ पे। और लेकिन जैसे नदियाँ हैं, तालाब है, ये सब कहाँ आती है, जल मंडल में आती है, ठीक है। तो जहाँ पे जमीन आता है उसे कहते हैं स्थल मंडल, और जहाँ पे नदियाँ आती हैं, नदियाँ, उसे कहते हैं जल मंडल। तो जल मंडल में ये टोटल 71% है, ठीक है। देखो कुछ भी सिर्फ 100% होता है, कुछ भी चीज़ 100% होता है। 100% में 71% क्या है, 71% क्या है, जल है, ठीक है। और 29% क्या है, स्थल मंडल है, ये भी याद रखिएगा। देखो कुछ भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है। 100, जैसे बैटरी कितने परसेंट चार्ज होती है, 100% होता है। तो 100% में से 71% क्या है, जल है, और 29% क्या है, हमारा स्थल मंडल है। 71% में जल है पूरा पृथ्वी पे, और 29% क्या है, भूमि है। और भूमि जहाँ पे रहता है उसे कहते हैं स्थल मंडल, और जहाँ पे सब पानी रहता है उसे कहते हैं जल मंडल। तो ये बच्चों बताया गया है, ठीक है। तो पृथ्वी पर टोटल 71% जल क्षेत्र है, लेकिन हमारे पीने लायक है ही नहीं। टोटल 71% पीने लायक थोड़ा ना होगा। मैडम हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं, रंजू बोली। मैडम
मैडम बताती हैं, ठीक है, रंजू के माध्यम से। रंजू बोली कि मैडम जी हम तो मीठा पानी पी सकते हैं। देखो 71% में क्या आ जाएगा, समुद्र भी आ जाएगा। आपको पता है कि समुद्र का पानी क्या होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, तो खारा पानी तो कोई पी नहीं सकता है बच्चों, ठीक है। तो वही रंजू बोल रही है कि मैडम हम तो सिर्फ मीठा पानी पीते हैं। हाँ, हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। मैडम ने समझाते हुए कहा, उपलब्ध कुल जल का 0.3% पानी का उपयोग ही हम पीने और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो टोटल लिख लीजिएगा, पृथ्वी पर कुल 71% जल मंडल है, मतलब जल है, ठीक है। जिसमें से 0.3%, 0 मतलब 1% भी नहीं पानी है पीने वाला, ठीक है। 1% भी नहीं है पानी पीने वाला, ठीक है बच्चों। 0.3% ही आप लिख लीजिएगा कि 71% में से 0.3 ही पानी जो है वो उपयोग करने लायक है, ठीक है, पीने लायक है और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। क्योंकि शेष जल, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि शेष जल महासागरों, बर्फ छत्रक, भूमिगत जल, झीलों, नदियाँ, जलाशय, वायुमंडल आदि में समादृत हैं। तो टोटल 71% में से क्या 0.3 जो लिख लीजिएगा पीने लायक है हमारे लिए पानी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, बर्फ छत्रक, बर्फ के रूप में 0.2% जल है, भूमिगत जल, ठीक है, 0.68, झीलों का लिए, ठीक है, 0.03, ये पे डाटा ठीक से दिख नहीं रहा है, ठीक है। और नदियाँ कितना है 0.1, ठीक है, वायुमंडल में 0.9। तो ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ, जैसे बर्फ छत्र मतलब बर्फ के रूप में 0.2% जल जमा हुआ है, ठीक है, जैसे ठंडे इलाकों में, बर्फ जैसे हिमालय वगैरह में। भूमिगत जल मतलब हमारे ग्राउंड वाटर, हमारे ज़मीन के नीचे कितना है 0.68, ठीक है, इतना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिएगा। और ये याद रख लीजिएगा हमारे पीने लायक कितना पानी है 0.03, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिखाया गया 0.3 नहीं 0.3%, ठीक है। तो ये बस ये याद कर लीजिए कि हमारे पीने लायक कितना पानी है, तो 0.3% पानी है हमारे पीने लायक। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है। महासागर, देखो यहाँ पे महासागर, बर्फ छत्र, 0.3 के अलावा जितने, देखो एक यहाँ पे एक फैक्ट है, 71% क्या है टोटल पानी है, लेकिन 0.3% पानी क्या है पीने लायक है। और पानी कहाँ है, और पानी है महासागर में, बर्फ छत्रक में, भूमिगत जल में, झील में, नदिया में, जलवाष्प में, वायुमंडल में, ठीक है। और पानी का स्थान कहाँ पे है, महासागर में है, बर्फ के रूप में है, भूमिगत जल मतलब जमीन के नीचे है, झील के रूप में और पानियाँ हैं, नदिया में है, जलाशय में। ये टोटल मिलाकर कितना है 71%, और 71% में 0.3% जो है केवल पीने के लिए है हमारे लिए, ठीक है। ये सब जितना भी 71% पानी है सब इसके अंदर है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा कि जो जितना भी पानी है वो पानी के रूप में महासागर में इतना प्रतिशत पानी है, भूमिगत जल में इतना प्रतिशत, झील में इतना प्रतिशत। ये डाटा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये डाटा दे रखा है। अपने डायग्राम बना लीजिएगा अपने कॉपी में, कहाँ कहाँ पे कितना प्रतिशत पानी है, और नीचे लिख लीजिएगा पीने के लिए भी 0.3% पानी है। इस चलती हुई बस में सबके पीने के लिए सिर्फ इन्हीं 2 थर्मोसों में तो पानी है। जुबैदा थर्मस सामने करती हुई बोली, हाँ मैडम, इस वक्त तो शुद्ध व मीठा पानी है, उसी से प्यास बुझ सकती है। बाहर देखो उस पुल के नीचे पानी बह रहा है, क्या आप इसे पीना चाहोगे? मैडम ने पूछा। नहीं, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। यह पानी तो गंदा है, देखो इसमें कितनी गंदगी बह रही है। मैडम ने समझाया, ठीक वैसे ही पृथ्वी पर जितने भी जल स्रोत हैं, ठीक है, हम उन सभी के जल पी नहीं सकते, अर्थात वह पानी हमारे प्यास बुझाने के काम नहीं आ सकती। इस जल को साफ करके ही पिया जा सकता है। तो आप समझते हो कि 71% पानी है, लेकिन 71% में बच्चों 0.3% ही, 71% में से 0.3 ही पीने लायक है, ठीक है। आप जैसे नदियाँ वगैरह देखते हैं, गंगा वगैरह या जितने भी, वो पीने लायक नहीं है, ठीक है, पीने लायक नहीं है। पीने लायक कब होगा, जब वो साफ़ होगा। लेकिन जो जितने भी समुद्र के पानी है वो सब पीने लायक नहीं, क्योंकि वो पानी खारा है, ठीक है। गंगा का पानी तो पी सकते हैं क्योंकि यह गंदा है, भले साफ़ करके पिया जा सकता है, लेकिन खारा पानी नहीं पिया जा सकता, ठीक है। और वह पानी हमारे प्यास बुझाने काम नहीं आ सकती, इस जल को साफ करके पिया जा सकता है। हाँ मैडम, तभी तो मैं जल बहुत सोच कर समझ कर खर्च करती हूँ, जुबैदा बोली, ठीक है। तो बच्चों आपको एक प्रॉमिस लेना है, जितना भी जल की आवश्यकता है उससे ज़्यादा उसका दुरुपयोग ना करें, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंस आपकी जैसे प्यास बुझाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, इसे जितना महत्वपूर्ण है, पानी की बर्बादी ना करें बच्चों, ठीक है। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मीना ने कहा, बरसात में हम खूब मीठे जल मिलते हैं, लेकिन वो जल भी हम रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे
इंपॉर्टेंट बात है, जो बरसात का जल होता है वो मीठा जल होता है, जो हमारे पीने लायक होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या बरसात का जल पीने लायक होता है, तो आप ठीक है बताएं यस या नो, तो ऑप्शन हो जाएगा यस। ठीक है, क्योंकि वो मीठा जल होता है, लेकिन कितनी दुख की बात है, वो हम लोग पानी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते, वो सड़कों पर ऐसे बह जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये भविष्य के लिए खतरा है। अगर ऐसा हो सकता है कि सरकार सभी जल को, वर्षा जल को अगर एकत्रित कर ले और हमारे फ्यूचर के लिए उसे पीने लायक बना सके, तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसे हम लोग रोक नहीं पाते हैं। बरसात के जल में हमारे छतों से गिरकर नालों, खेतों, नदियों में होता हुआ समुद्र में जाकर मिल जाता है और वह फिर खारा हो जाता है। ठीक है, जो बच्चों पानी मीठा है वो अभी समुद्र में जाके खारा बन जाता है। ठीक है, तो कितनी दुख की बात है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जल संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता होगा सोचिए। मतलब बढ़ती जल के दुरुपयोग को देखकर जो विश्व संस्था होती है वह एक दिवस मनाती है, क्योंकि लोग इससे जागरूक हो और जल को दुरुपयोग ना करें, इसलिए जल संरक्षण दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन आप अभी विद्यालय मोहल्ले में जागरूकता रैली निकालिए और जल संरक्षण पर चर्चा करिए। ठीक है, तो दूसरे बच्चों को आप मिले तो बताइए कि जल को कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, जल को, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और अनाप शनाप की बातें कम करिए और इस सब पे विचार करिए कि जल को कैसे बचाएं, जल को हम लोग इकट्ठा कैसे करें। ठीक है, तो ये देख लिया। और पीने लायक नहीं रह जाता, समुद्र में मिल जाता है मीठा पानी और वो भी पीने लायक नहीं रहता। ठीक कह रही हो मीना मैडम बोली। देखो नदियाँ, तालाबों और बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहाँ तहाँ बरसता है। यह चक्र निरंतर चलते रहता है, उसे कहते हैं जल चक्र। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन लिख लीजिए कि जल चक्र किसे कहते हैं। तो जल चक्र देखो, जब नदियाँ का जब वर्षा का पानी नदियों, तालाबों और बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है, तो फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहाँ तहाँ बरसता है, उसे कहते हैं जल चक्र। ठीक है, देखो जब बरसात होती है तो सारा पानी कहाँ चला जाता है, समुद्र में। और जब अधिक सूर्य की जब प्रकाश पानी पर पड़ता है तो पानी गर्म हो जाता है, और जब गर्म पानी हो जाता है तो इसमें से भाप निकलता है, और वो पानी भाप के रूप में फिर से, देखो फिर से बता रहा हूँ, ये क्या है, ये वर्षा है। वर्षा यहाँ पे हो रही है। ठीक है, वर्षा यहाँ पे हो रही है, ये क्या है, समुंदर है। ये समुद्र का पानी चला गया, ये वर्षा हो रही है। समुद्र का पानी सब समुद्र में चला गया है, ये क्या है, वर्षा। ये लिख लीजिएगा वर्षा। ये क्या है, सी। सी मतलब समुद्र, ये समुद्र है। ठीक है, बारिश का पानी जब हो, ये देखो यहाँ पे बारिश का पानी हो रहा है, बारिश का पानी हो रहा है। ठीक है, ये देखो बारिश हो रहा है, ये क्या है, समुद्र है अपना। समुद्र में पानी फैल गया। ठीक है, ये क्या है, वर्षा। वर्षा लिख लीजिए, क्या है, सी। सी मतलब समुद्र। जब बारिश जब होती है तो क्या है, समुद्र में मिल जाता है पानी। और जब सूर्य निकलता है, ठीक है, जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की प्रकाश कहाँ पे पड़ती है, पानी पे, समुद्र के पानी पे। और वह समुद्र के पानी गड्ढे, नाली, ठीक है, जितने भी नदी, झील, तालाब पे पड़ता है, तो सभी की पानी गर्म होकर कहाँ चली जाती हैं, फिर से ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, फिर से ऊपर चली जाती हैं वाष्प के रूप में। ये क्या है, वाष्प। ये क्या है, वाष्प। ठीक है, ये हो गया वर्षा, ये हो गया समुद्र, और फिर ये गर्म होके कहाँ पे चली गई, वाष्प के रूप में फिर से ये बादल बन जाती है। तो ये प्रक्रिया गोल 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 ऐसी चलते रहती है। ठीक है, इसे कहते हैं जल चक्र। जल चक्र जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, वर्षा होगी, वो समुद्र में जाएगा, समुद्र का पानी गर्म होगा, फिर से वो क्या होगा, वो फिर से वो वाष्प बन जाएगा। ठीक है, वाष्प बन के बादल का रूप लेगा, फिर से बादल, पानी, वर्षा होगी, तो इधर गोल गोल ऐसे घूमेगा। ठीक है, इसे कहते हैं जल चक्र। ठीक है, तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन और अपने उत्तर लिख लीजिएगा, और जल चक्र का चित्र भी बनाइएगा। ठीक है, अपने मन से जल चक्र का चित्र बनाइएगा जहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जल चक्र किसे कहते हैं, और जल चक्र का एक चित्र बनाइए। क्वेश्चन यही होगा आपका कि जल चक्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए पहले, जल चक्र किसे कहते हैं और जल चक्र किसे कहते हैं, और जल चक्र का एक चित्र बनाइए। तो जल चक्र किसे कहते हैं, पहले डेफिनेशन, उसके बाद एक चित्र बना दीजिएगा। ठीक है, बबलू बोला, इसका मतलब यह है कि सागरों का जल ही वाष्पित होकर बरसात के माध्यम से हम तक बार बार पहुंचता है। हाँ, सबने सहमति से सिर हिलाई। ठीक है, अब समझ गए कि वर्षा कैसे होता है, कि जो जल चक्र के कारण वर्षा होता है हमें। ठीक है, चापाकल, कुएं आदि का पानी बेकार में बर्बाद नहीं होने देने चाहिए। ठीक है, मैं तो हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहूँगा कि नल की टोटी खुली ना रखी जाए और पानी बेकार ना बहता रहे। इस बार मुकेश बोला।
तो बच्चों ये सब देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि नल का पानी जो होता है, टोटी का पानी बर्बाद ना करें। अभिषेक, जैसे अभिषेक है तो अभिषेक के घर में शायद टोटी ना हो, ठीक है, पाइप हो, पाइप में शायद टोटी ना लगी हो, तो उस पाइप को अच्छे से उसको मोड़ के रखें, ठीक है, उसमें टोटी ना रहे तो कोई बात नहीं, मोड़ के रखें, पानी बाहर ना निकले, टैंक में ना जाए, ठीक है। तो इसके माध्यम से बताया गया है पानी की इम्पोर्टेंस कितनी है। हाँ, हम सबको ऐसा करने करने करके पीने योग्य पानी को बचाना चाहिए, इसे भूमिगत जल का स्तर भी बना रहता है, मैडम बोली। देखो अब यहाँ पे एक बात गया है, भूमिगत जल। भूमिगत जल किसे कहते हैं बच्चों? तो लिख लीजिए ग्राउंड वाटर, इसका इंग्लिश क्या होता है? ग्राउंड वाटर। देखो ये क्या है? जल, ये क्या है? भूमि, ठीक है, इस पे हम लोग रहते हैं। ये क्या है? भूमि, ये भूमि है। तो भूमि के जो नीचे जो ये पानी होता है, देखो यहाँ पे भूमि के नीचे क्या है? ये सब पानी है, ठीक है। यहाँ पे अभिषेक है, अभिषेक के घर में टोटी है, ठीक है, चापाकल है, और चापाकल का पाइप जो है यहाँ पे गया है। इस पाइप जो ये पाइप है, ये क्या है? पाइप है, ठीक है, ये क्या है? पाइप। अभिषेक का ये घर है, अभिषेक के घर में एक चापाकल है, और यहाँ पे क्या है? पाइप नीचे गया है, और जब यहाँ चलाएगा तो पानी यहाँ से निकलेगा। इसका मतलब क्या है? ये जो नीचे है, जमीन के नीचे जो पानी रहता है उसे कहते हैं भूमिगत जल, ठीक है अभिषेक बच्चों, तुम सभी मेरे अभिषेक हो, ठीक है। तो भूमिगत जल, ऐसे भूमिगत जल का स्तर भी बना रहता है। देखो भूमिगत जल का स्तर का मतलब क्या है कि ये ज़मीन है, और ज़मीन के जो नीचे पानी है, अगर सारा पानी निकाल देंगे तो सूख जाएगा ना पानी। सूखा कैसे पड़ता है, ठीक है, तो समझ गए बच्चों। हाँ, हम सबको ऐसा करने और पीने पानी योग्य से बचना चाहिए, इसे भूमिगत जल का स्तर भी माना जाता है, ठीक है, मैडम बोली। ये जल स्तर क्या होता है? अब बच्चों समझना जल स्तर क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको जल, भूमिगत जल बता दिया, और जल स्तर कहते हैं। जल स्तर देखो बता रहा हूँ, ये है भूमि, ठीक है। भूमि के नीचे जब जल का कमी हो जाता है, ठीक है, भूमि के नीचे जब जल की कमी हो जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं जल स्तर, ठीक है। आपने जैसे आपके गांव में देखा होगा कि जो क्या होते हैं, जो हैंड पंप होते हैं सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि जल स्तर की कमी हो जाती है, ठीक है। जल स्तर की कमी, अधिक पानी निकालने से जल स्तर की कमी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत कारण है, मैं आपको डीपली बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो छोटा समझ लीजिए कि 7th क्लास के माध्यम से। इस बार सवाल बच्चों ने बस में दिख नहीं रहा है क्या लिखा है। इस बार सवाल बच्चों ने नहीं, बस के खलासी ने पूछा था। मैं बताऊं? बबलू उत्साहित होकर बोला। हाँ हाँ बताइए, खलासी बोला। बबलू कहने लगा, बरसात का कुछ जल रिसकर धरती के अंदर जाता है, वहाँ मिट्टी के परतों, चट्टानों के छेदों में फैल जाता है, धरती के नीचे फैलकर ये जल क्षेत्र बना लेता है। उसी जल में ऊपरी सीमा को जल स्तर कहते हैं, ठीक है। तो ये जल स्तर का परिभाषा है। जब मिट्टी की परतें चट्टानी की छेदों में फैल जाता है, ठीक है, जब बरसात होती है तो बरसात का जो कुछ पानी जो होता है धरती के अंदर जाता है, और वहाँ मिट्टी की परतों, चट्टानों के छेदों में फैल जाता है, और धरती के नीचे फैलकर जल क्षेत्र बना लेता है। उसी जल में ऊपरी सीमा को जल स्तर कहते हैं। मैंने आपको अच्छा से जल स्तर बता दिए, किताबी भाषा मत पढ़िए, ठीक है। आप डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि जल स्तर क्या होता है। खलासी ने सिर हिलाते हुए कहा, अपनी सहमति दी। बबलू, क्या जल स्तर सभी जगह समान होता है? यह प्रश्न मैडम ने किया। नहीं मैडम, जल स्तर की गहराई तो सभी जगह समान नहीं होती है, उनकी ऊपरी सतह समान होती है, ठीक है। यह तो स्थान विशेष की मिट्टी, ऋतु या फिर जल के दोहन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आपको करना है ये क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि भूमि जल और जल स्तर में क्या अंतर है, ठीक है, और भूमि जल और जल चक्र का चित्रण करें। चलो छोड़िए, मत लिखिए क्वेश्चन। ये देखो मैंने आपको बताया था, ये है कि जल चक्र, ठीक है। जल चक्र फिर से बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे वर्षा हो रही है, ठीक है, ये वर्षा हो रही है, और वर्षा का पानी कहाँ जा रहा है? सब नदी में जा रहा है। और धूप के कारण क्या होता है? पानी जब गर्म होता है फिर से ये वाष्प के रूप में ऊपर चले जाती है, और फिर से बादल बन जाती है, और फिर बादल बन के ये बारिश होती है। तो ऐसे ये प्रक्रिया बार बार चलते रहती है, इसे कहते हैं जल चक्र, ठीक है। रिसाइकलिंग इसको कहते हैं इंग्लिश में। यह तो स्थान विशेष की मिट्टी, ऋतु या फिर जल के दोहन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो बच्चों, जो जल क्षेत्र होता है वह हर स्थान पे एक समान नहीं रहता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको समझ ही गए होंगे जल क्षेत्र जो होता है हर स्थान पे एक समान क्यों नहीं होता है। देखो मैं फिर सिंपल सा बता दे रहा हूँ कि जल क्षेत्र असमान क्यों रहता है, सब जगह सेम क्यों नहीं रहता है। देखो जल क्षेत्र पता है किस पर डिपेंड करता है? वहाँ की उपयोगिता पर, कि उस व्यक्ति ने उस इलाके में उस
ज़मीन का पानी कितना उपयोग किया है। अगर अधिक पानी अगर निकाल दिया गया है उस जगह से तो जल क्षेत्र की कमी हो जाएगी, लेकिन अधिक पानी नहीं निकाला गया है तो वहाँ पे जल क्षेत्र ठीक रहेगी। ठीक है, तो इसी समझ जाइए पानी के दोहन या पानी के उपयोग कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है, इससे पता चलेगा जल स्तर। ठीक है, तो जल स्तर कैसे पता कर सकते हैं कि जहाँ पानी अगर कम उपयोग हुआ है तो वहाँ पे पानी रहेगा, और जहाँ पानी उपयोग ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पे जल स्तर नीचे गिर जाएगा। सभी बच्चे बबलू की समझदारी पर दंग थे। बस बच्चे तेज़ी से चली जा रही थी। मैडम ने कहा, बबलू की बात मैं दिखलाती हूँ। वो कैसे? सबने एक साथ पूछा। खलासी भी गर्दन उठाकर मैडम जी की ओर देखने लगा। उन्होंने जुबैदा का थर्मस मांगकर एक खाली बोतल में पानी भरा, फिर अपने पर्स से 3-4 स्ट्रॉ निकालकर और बांटते हुए बोली, स्ट्रॉ पतला पाइप को बोतल में डालकर पानी पीजिए। सबने स्ट्रॉ डाली और पानी पिया। धीरे धीरे बोतल में पानी घटता गया। मैडम कहने लगी, देखिए बोतल में पहले पानी भरा था, जैसे जैसे हमने जल को पिया या उपयोग किया जल का स्तर घटता गया। ठीक इसी तरह से जब हम चापाकल या बोरिंग नलकूप कुओं के जरिए धरती से जल निकालते हैं तो धरती के पानी क्या होते हैं, धरती के पानी के नीचे जो जल स्तर रहता है वो घटता है। ठीक है, तो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है बच्चों के लिए। जैसे ये बोतल है, अब बोतल में जैसे फ्रूटी पीते हैं आप, फ्रूटी, ठीक है, जैसे आप फ्रूटी पीते हैं तो फ्रूटी में एक पाइप रहता है और उस पाइप के माध्यम से आप सारा फ्रूटी पी जाते हैं। ठीक है, जितना भी उसका रस होता है, सब जूस होता है, सारा पी जाते हैं। जब आप जूस नहीं पीते हैं उस समय उस पूरा जूस भरा रहता है। इसका मतलब कि जो जल क्षेत्र है उसी प्रकार धरती के अंदर जब आप पानी नहीं निकालते हैं, ठीक है, तो जल क्षेत्र बना रहता है। लेकिन जब आप पानी निकाल देते हैं, जिस प्रकार आप पूरा जूस पी लेते हैं तो खाली डिब्बा रह जाता है, उसी प्रकार हमारे धरती पे अगर पानी अगर सारा निकाल देंगे तो एक प्रकार का खाली डिब्बा रह जाएगा। ठीक है, अगर पानी की उपयोगिता कम करेंगे तो भरा रहेगा, इसे कहते हैं जल क्षेत्र। और अगर मान लो कि इसका उपाय है, अगर जल क्षेत्र जो होता है अगर खाली हो जाता है तो कैसे भरता है बच्चों? बारिश के माध्यम से। ठीक है, अगर बारिश हुई है, अगर वहाँ पे कच्ची सड़क है तो वो मिट्टी अगर वहाँ पे है तो मिट्टी सारा पानी सोख के फिर से ज़मीन को दे देगा, मतलब रिचार्ज कर देगा। ठीक है बच्चों, रिचार्ज। अंदर का जल स्तर घटता है। अगर इसी तरह धरती के जल को निकालते रहें तो एक दिन जल का स्तर एकदम समाप्त हो जाएगा। बच्चों, तो कितनी दुख की बात है कि जल का स्तर समाप्त कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में लिख दीजिएगा कि जल स्तर का समाप्त कैसे हो सकता है और इसके लिए क्या उपाय है। क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले जल्दी से लिखिए क्वेश्चन कि जल स्तर क्या होता है, जल स्तर क्या होता है। ठीक है, और जल स्तर क्या होता है और इसकी क्या कठिनाइयाँ हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, उपाय बताएं। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन कि जल स्तर किसे कहते हैं और इसे रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। अगर हमने इसी तरह धरती के जल को निकालते रहें तो एक दिन जल का स्तर एकदम समाप्त हो जाएगा। जरा सोचो अगर ऐसा हो तो क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिया आपने कि जल स्तर किसे कहते हैं और इसे रोकने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। जरा सोचो अगर ऐसा हो तो क्या होगा। सब चिंता में पड़ गए। शिल्पा बोली, मैडम जल स्तर बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है? हाँ क्यों नहीं है ना, हमें पानी को खेती करनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, पानी की खेती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी मत लिखिए, पहले समझ जाइए। जल स्तर बढ़ाने का उपाय, मैंने आपको क्वेश्चन क्या लिखवाया था कि जल स्तर किसे कहते हैं और जल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो उपाय मैं बता रहा हूँ, जल स्तर मैंने आपको बता दिया, अब जल स्तर को बढ़ाने के उपाय बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने मन से। जल स्तर कैसे बढ़ सकता है, इसका उपाय कोई है कि नहीं? तो बच्चों इसका उपाय है हमें पानी की खेती करनी शुरू कर देनी चाहिए। पानी की खेती कहकर खलासी ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बच्चे सोच में पड़ गए कि पानी की खेती कैसे होगी भाई। तो बच्चों अभी देखते जाइए। ठीक है, ये आपको पता करना है कि विश्व व भारत के किस महासागर व झील में जल की लवणता सबसे अधिक है। ये पता कर लीजिएगा कि विश्व या भारत में सबसे अधिक लवणता किस झील या जल में है। शुद्ध या प्रदूषित जल को शुद्ध करने के तरीकों की एक सूची तैयार करें। ठीक है, खराब पानी और अच्छा पानी को कैसे हम लोग खराब पानी को अच्छा पानी कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध जल को कैसे हम लोग अशुद्ध जल को हम लोग कैसे शुद्ध कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो चलो यहाँ पे गुजरात से सीख। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिया गया है, गुजरात से सीख। तो गुजरात से क्या सीख मिल सकती है? देखो, गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र शुष्क प्रदेश जहाँ बहुत कम या ना के बराबर फसलें होती हैं। ठीक है, गुजरात एक कठियावाड़ क्षेत्र है। ये देखो गुजरात में यहाँ पे क्या है, कठियावाड़।
ठीक है। कठियावाड़ एक जगह का नाम है गुजरात में। वो शुष्क प्रदेश है। शुष्क प्रदेश मतलब कहाँ पे होती है, जहाँ पे 70% से पानी कम होता है, 70% से वर्षा कम होता है, ठीक है। 70% से अगर वर्षा कम होता है तो उसे कहते हैं शुष्क से क्षेत्र, ठीक है। जहाँ बहुत कम या ना के बराबर फसलें होती हैं। यहाँ राजेंद्र सिंह के द्वारा लोगों में सहयोग से छोटे छोटे नालों पर बिना खर्च के स्थानीय रेत और मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाए गए, जिससे न केवल सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ बल्कि इससे जल जमीन के नीचे रिस गया। इससे भूमिगत जल भी स्तर भी बढ़ा। इसी के कारण आज उस क्षेत्र में भरपूर फसलें पैदा हो रही हैं। श्री राजेंद्र सिंह के इसी प्रयास के कारण उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले छोटे छोटे बांध बनाए गए, किसके द्वारा, रेत और मिट्टी के छोटे छोटे बांध, और बल्कि इससे जल जमीन के नीचे रिस गया। इससे भूमिगत जल भी स्तर बढ़ी और उसी कारण आज उस क्षेत्र में भरपूर फसलें पैदा होती हैं, जिससे राजेंद्र सिंह को इसी प्रकार मैग्सेसे अवार्ड मिला उन्हें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें गुजरात से सीख लेनी चाहिए कि राजेंद्र सिंह ने कैसा एक सामाजिक कार्य किया, ठीक है। हाँ, इस तरह के प्रयास को ही हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखो हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, जल की खेती करना ही हार्वेस्टिंग कहलाती है, ठीक है। आपको बताने वाला हूँ कि जल की खेती मतलब क्या है कि जल को सुरक्षित बचाना, ठीक है, उसे जल की खेती कहते हैं। ऐसा होता है और अब तो सबको करना ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि वर्षा के जल को छोटे तकनीक से रोक लेना और उसे पुनः धरती के अंदर भेज देना। बरसात का पानी छतों से गिरकर नालियों, सड़कों, खेतों से होता हुआ नदियाँ तक, फिर नदियों से समुद्र तक पहुँच जाते हैं। समुद्र में मिलकर यह मीठा जल खारा हो जाता है और हमें बरसात में पानी को नालियों में ना जाने देकर अपने घरों के आसपास धरती गड्ढे बनाकर रोक लेना चाहिए। तो बच्चों कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, देखो यहाँ पे हमें पानी को क्या करना चाहिए, पानी की खेती करना चाहिए, अर्थात पानी को सुरक्षित रखना चाहिए, मतलब पानी के भंडार करने चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे गड्ढों में, बड़े बड़े गड्ढों में, ठीक है, तालाबों में पानी का भंडार करना चाहिए, ठीक है। हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, मतलब जितने भी वर्षा के जल होते हैं, वर्षा के जल को एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देना, एक गड्ढे में, या वर्षा के जल को एकत्रित करना, ठीक है, हार्वेस्टिंग कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। वर्षा के जल को लिख लीजिएगा बच्चों, वर्षा के जल को एकत्रित करना ही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये पानी के रोकने के उपाय, पानी जो वर्षा के जल को रोकने के उपाय, ये आपको बताया गया है। जो नदी और समुद्र में चले जाते हैं पानी, उसे हम लोग कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि बरसात का पानी मीठा होता है और मीठा पानी खारा बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो आसपास धरती गड्ढे बनाकर हमें उस पानी को रोक लेना चाहिए, ठीक है। ये जल धीरे धीरे पुनः, ठीक है, ये जल धीरे धीरे पुनः धरती में समा जाएंगे और धरती में जब समाएंगे, मैंने आपको ऊपर बताया था जल स्तर, जब वो धरती में समाएंगे तो फिर से जल स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है। जल स्तर का मतलब क्या है कि जल स्तर कम होना मतलब धरती के अंदर पानी की कमी, और जल स्तर बढ़ना जब वर्षा का पानी एक ज़मीन पर पड़ता है तो ये धीरे धीरे अंदर सोख लेता है, जिससे जल स्तर फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो शहरों में बाढ़ क्यों आती है, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि शहरों में ज़मीन खाली नहीं होती है। खाली ज़मीन मतलब सब जगह रोड ही रोड रहता है, ठीक है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है, और वर्षा का पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा तो जल स्तर भी घटेगा और बाढ़ की स्थिति भी आ जाएगी, ठीक है, जल स्तर भी घटेगा। शहरों में जल स्तर इसलिए घट रहा है, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि शहरों में जल स्तर क्यों घट रहा है, क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट के जाल हैं, ठीक है, कंक्रीट के जाल मतलब सीमेंट बालू के सारे रोड हैं। आपने देखा हो कच्ची सड़क नहीं है, वो मिट्टी की सड़क थोड़ी ना, जैसे गांव में मिट्टी की सड़क होती है, जैसे वर्षा होती है तो सारी मिट्टी की सड़क पे पानी जाती है और अंदर सोख लेती है एक दो घंटे के बाद। वैसे ही शहरों में जब बारिश होता है तो शहरों पर रोड रहता है, ठीक है, जो पानी अंदर सोख नहीं पाता है, जिसके कारण वहाँ पे जल स्तर तो घटता ही घटता है और बाढ़ की स्थिति भी हो जाती है। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं कि शहरों में बाढ़ की स्थिति क्यों आती है, इसे रोकने के क्या उपाय हैं। अब से एक क्वेश्चन लिखो कि शहरों में बाढ़ की स्थिति क्यों होती है और शहरों में जल स्तर क्यों घटता है, और इसे रोकने के उपाय बताएं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। मैं ऐसा अपने गांव में करूंगा, सलीम दृढ़ता से बोला, ठीक है। कैसा, जल को रोकने के लिए जो उपाय बताया था मैंने अभी ऊपर, वर्षा का पानी इकट्ठा कर लो, उसे नालियों में मत जाने दो, तो सलीम कहता है कि मैं भी इसे करूंगा, हम भी करेंगे, सभी एक साथ जोर से बोले। शाबाश, मैडम बोली। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि इस बार शिल्पा बोली, पूछो मैडम ने कहा, पूछो मैडम ने कहा, समुद्र का पानी खारा क्यों हो जाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
समुद्र का पानी खारा क्यों हो जाता है? तो यहाँ पे देखो बताया गया है। मैडम कहने लगी बरसात का पानी जब तालाबों खेतों से होता हुआ नदियों में बहता हुआ अपने साथ मिट्टी बालू पत्थर और खनिज व लवणों को बहा ले जाता है, फिर यही पानी समुद्र में जा मिलता है। लगातार वाष्पीकरण के कारण जल जो भाप बनकर उड़ ही जाता है, ठीक है, जबकि लवण भारी होने के कारण वहीं जम जाता है। आज समुद्र में जल के औसतन 1 किलोग्राम जल में लगातार 35 ग्राम नमक घुली हुई है, इसलिए समुद्र का पानी नमकीन या खारा है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा गया है। समुद्र का पानी खारा क्यों रहता है बच्चों? देखो जब वर्षा होता है तो वर्षा का पानी कहाँ पे जाता है? समुद्र में जाता है। हर वर्षा का पानी या हर नदी का पानी समुद्र से जुड़ा रहता है, ठीक है। जब वर्षा का पानी नदी का पानी जब समुद्र में जाता है तो समुद्र का पानी वर्षा का पानी अनेक मिट्टी से टकराकर अनेक मिट्टी को अपने साथ ले हुए पहाड़ों के चट्टानों से, ठीक है, अनेक प्रकार के नमकीन इलाके पथरीली इलाकों से मिश्रित होकर वो समुद्र में जाता है, ठीक है। और जब समुद्र का पानी जब गर्म हो जाता है, वाष्पीकरण जब होता है, यहाँ पे वाष्पीकरण जब बताया था जल चक्र जब हो रहा था, जब उसका पानी जब समुद्र का पानी जब जल चक्र होता है समुद्र का पानी का, ठीक है, तो सारा जो शुद्ध पानी होता है वो तो उड़ जाता है, ठीक है, लेकिन जो नमक रहता है उसमें हल्का हल्का वो नमक भारी होने के कारण वो उड़ नहीं पाता है, ठीक है। समुद्र का पानी ये सब देखो जा रहा है समुद्र के पानी में, ठीक है, समुद्र है, नदी का पानी जब समुद्र में जा रहा है, जब जब यहाँ पे जब जल चक्र जब होगा समुद्र का पानी जब समुद्र के पानी में जब जल चक्र होता है तो समुद्र के पानी में जब जल चक्र होता है तो जितने भी वाष्प होती है वो तो उड़ जाती हैं, लेकिन जो नमक रहता है हल्का मात्रा में वो रह जाती हैं, और ऐसी लगातार प्रक्रिया के बाद बहुत सारा नमक इकट्ठा हो जाता है इसमें। तो देखो बताया गया कि लगातार वाष्पीकरण के कारण जल तो भाप बनकर उड़ ही जाता है, जबकि भारी लवण होने के कारण वह जम जाता है। आज समुद्र में जल के औसतन 1 किलोग्राम जल में अगर समुद्र का पानी 1 किलोग्राम अगर जल उठाएंगे तो 35 ग्राम उसमें नमक घोली होती है। ये फैक्ट याद रख लीजिएगा कि समुद्र के 1 किलो पानी में 35 ग्राम नमक घुली रहती है, इसलिए समुद्र का पानी नमकीन या खारा हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मानसरोवर झील में कई नदियां से निकलती हैं, उनकी नदियों का नाम पता करें। समुद्र का पानी खारा होता है, जब उसमें नदी का पानी मिलता है तो नदी का पानी भी स्वतः खारा हो जाता है। अब बच्चे समझ रहे थे कि समुद्र का जल का स्वाद नम क्यों क्यों हो जाता है। मुकेश बोला मैडम बरसात का जल जब मुंह में जाता है लेता हूँ तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता। मैडम बोली हाँ यही तो शुद्ध जल है। देखो जो बरसात का पानी होता है वो शुद्ध जल होता है, क्यों? क्योंकि शुद्ध जल जब वो वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, ठीक है, वाष्प के रूप में जाता है तो ना ऊपर क्या होता है, ना मिट्टी से टकराती है ना पर्वत से टकराती है, वही डायरेक्ट नीचे गिरती है, ठीक है, वो डायरेक्ट नीचे गिरती है। और जब उस पानी को आप पिएंगे तो उसमें कोई टेस्ट नहीं रहेगा, वो शुद्ध जल होता है, ठीक है, शुद्ध जल का कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और जब अलग अलग स्थानों पर जब मिट्टी से हैंडपम्प से जब पानी निकाला जाता है तो मिट्टी से टकरा कर मिट्टी में घुली पानी छन के हमारे ग्लास में आती है, उसे कहते हैं, उसमें कुछ टेस्ट होता है, ठीक है। इसीलिए तो मुकेश यही बोलता है कि जब बरसात का पानी मुंह में लेता हूँ तो उसमें कोई स्वाद नहीं रहता है, क्योंकि वह वाष्पीकृत पानी है, मतलब वाष्प के द्वारा जो वर्षा हो रही है, वाष्पीकृत मतलब वह वाष्प के द्वारा बनी है वो पानी, ठीक है। वाष्प के द्वारा मतलब जब जल चक्र होता है तो समुद्र का पानी जब गर्म होकर ऊपर जाता है, ठीक है, हवा के रूप में, मतलब गैस के रूप में, वो गैस का पानी बादल बनता है तो फिर से वर्षा होती है, ठीक है। जब बादल का पानी तो भाई कहीं नदी नाले या मिट्टी में तो कहीं नहीं टकराती है उसका पानी, जब नीचे गिरता है तब उसका स्वाद बदल जाता है, क्योंकि वह मिट्टी से मिल जाती है। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि शुद्ध जल इनमें से कौन है, तो लिख लीजिएगा बरसात का पानी, मिट्टी का पानी, समुद्र का पानी, ठीक है, या नदी का पानी। तो इनमें बादल का पानी हो जाएगा, बरसात का पानी हो जाएगा शुद्ध जल। मैडम बोली हाँ तो यह तो शुद्ध जल होता है। सभी बच्चे आपस में बात करने लगे कि सचमुच जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्या हम सब भी ऐसा करेंगे? घर लौटकर अखबार में छपे विज्ञान को पढ़कर सीमा पापा के पास गई और पूछा पापा झील क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों मैंने क्या पढ़ लिया, जल चक्र पढ़ लिया, पूरा जल चक्र पढ़ लिया। अब पढ़ने वाले हैं झील क्या होती है, ठीक है, लेक्स इसका इंग्लिश होता है लेक्स। झील क्या होता है तो उसमें अब चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, आप भी पी लीजिएगा पानी वगैरह।
तो सीमा पूछने वाला है कि पापा झील क्या होती है यार, बताओ कि झील, मैंने समुद्र तो पढ़ लिया, झील किसे कहते हैं। तो पापा मुस्कुराए और बोला, बबलू को आवाज़ दी। बबलू हाजिर हो गया। पापा ने दोनों बच्चों को बैठाया और टेलीविज़न के साथ जुड़े डीवीडी में एक सीडी डालकर रिमोट दबा दी। टीवी पर दृश्य उभरने लगा। दोनों बच्चों ध्यान से देखने लगे। बहुत दूर तक पानी शांत होकर फैला हुआ था। ठीक है, इक्के दुक्के नाव चल रही थी। सामने वाली छोर पर एक सड़क नजर आ रही थी। झील के पहले छोर पर एक कुछ गुमटीनुमा दुकानें थी। कुछ लोग खड़े थे। पापा ने कहा, देखो यह दूर तक फैला शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र होता है, यह झील कहलाता है। ठीक है, देखो झील किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया है, दूर तक फैला शांत जल। ठीक है, दूर दूर तक फैला शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र झील कहलाता है। ठीक है, ये मान लो कि ये गड्ढा है, ये बहुत बड़ा गड्ढा है। ठीक है, ये गड्ढा है और इसमें बहुत पानी भरा है, ये शांत है, बहुत शांत है। ठीक है, इसे कहते हैं झील। ठीक है, झील में क्या होती है, किसी प्रकार की ये झील है। ठीक है, दूर तक एक बड़े गड्ढे में शांत पानी जो रहता है उसे कहते हैं झील। इसमें नहा भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यही कह रहा है कि शांत जल जो होता है, दूर तक फैले शांत जल में भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र में जो पानी होता है उसे कहते हैं झील कहलाता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, यह जल का एक बड़ा स्रोत है। जानते हो झील का क्या नाम है, पापा ने पूछा। जी मीना बोली, अच्छा तो बताओ। यह नैनी झील है। पापा चौंके, तुमने कैसे जाना। ठीक है, पापा बोले, तुमने कैसे जाना, अभी अभी तो अखबार में पढ़ा है। पापा हंसने लगे। बबलू पूछा, बैठ बेटा, आप क्यों हंस रहे हो हैं। तो बच्चों समझ गए कि झील किसे कहते हैं, कि झील उसे कहते हैं कि एक बहुत बड़े गड्ढे में, ठीक है, बहुत बड़े गड्ढे में एकदम शांत जो पानी भरा रहता है पूरा, उसे कहते हैं झील। ठीक है, अभी अभी तो अखबार में पढ़ा। पापा हंसते हुए बोले। मीना का जवाब ठीक है, लेकिन अपने देश में कई और झीलें हैं, जैसे वुल्लर झील, पिछौला झील, लूनर झील, कोलेरू झील, फतेह सागर झील, सोमभर झील और डल झील। तो ये इम्पोर्टेंट झील है, ये इम्पोर्टेंट झील है, तो ये आपको ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वुल्लर झील कहाँ पे है, वुल्लर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सांभर जो झील है वो कहाँ पे है, वो राजस्थान में, याद लिख लीजिएगा। डल झील कहाँ पे है, डल झील जो है ये भी जम्मू कश्मीर में, वुल्लर झील ये भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सांभर झील ये क्या है, वो राजस्थान में। ठीक है, फतेह सागर झील ये भी शायद राजस्थान में, ये देख लीजिएगा। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। बच्चों ने पूछा कि क्या बिहार में कोई झील है। पापा बोले कि हाँ, कांवर झील बेगूसराय, बरैला झील लखीसराय। लेकिन पापा मुंबई में भी तो झील है। नहीं बेटा, मुंबई में तो सागर है, अरब सागर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि बिहार में, क्योंकि बिहार की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो बिहार के बारे में कुछ भी है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में कांवर झील है, ठीक है, बेगूसराय में, और बरैला झील कहाँ पे, लखीसराय में। तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पापा मुंबई में भी तो झील है। लेकिन नहीं बेटा, मुंबई में तो सागर है, अरब सागर। देखो अरब सागर कहाँ पे है, अगर आप मानचित्र देखोगे इंडिया का, तो देखो मैं मानचित्र बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये है अपना प्यारा भारत। देखो ये कहाँ पे, ये है मुंबई, यहाँ पे इस कोने बचा, ये है गुजरात, ये है मुंबई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा मुंबई है, और ये क्या है, ये पूरा क्या है, अरब सागर है। ये पूरा वाला क्षेत्र क्या है, अरब सागर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दुबई। यहीं पे तो है वो सबसे बड़ा टाउन, वो जो बुर्ज खलीफा यहीं पे है। तो यही, तो ये क्या है, मुंबई। यहाँ पे लिख लीजिएगा मुंबई, ये क्या है, मुंबई। और यहाँ पे क्या है, अरब सागर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, हिंद महासागर। ठीक है, ये इधर वाला भाग क्या कहलाता है, इधर वाला भाग क्या कहलाता है, हिंद महासागर, और इधर वाला क्या कहलाता है, अरब सागर। ठीक है, तो लिख लीजिएगा और चित्र भी बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि चित्र बनाने से आपको पता चलता है कि भाई अरब सागर किधर है, हिंद महासागर किधर है। और भारत के जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, ये सब प्रशांत महासागर। देखो ये अरब सागर है इस तरफ वाला, ये सब क्या है, हिंद महासागर है, ये क्या है, प्रशांत महासागर। ठीक है, और यहाँ पे इस कोने पे, जहाँ पे बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, इस कोने पे भारत के, जैसे यहाँ पे
बना दे रहा हूँ मैं। ये क्या है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे ये क्या है, जो ये वाला एरिया है वो पश्चिम बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से कहते हैं। तो फिर से ये है क्या, अरब सागर, ये हिंद महासागर, ये क्या है, प्रशांत महासागर, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा ऐसे, अरब सागर, हिंद, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी। तो ऐसे नोट कर लेंगे ना तो आपको याद रहेगा चीज़ें। पापा फिर तो मुंबई में झील नहीं है, क्या है, अरब सागर है, ये नोट कर लीजिएगा। पापा फिर ये क्या, उसने अखबार में छपे एक समाचार की ओर इशारा किया जिससे हमने लिखा था हिंद महासागर में पोत उतरा। देखो हिंद महासागर में आपको बता दिया, हिंद महासागर कहाँ पे है, हिंद महासागर क्या है, नीचे है, सॉरी हिंद महासागर क्या है, हिंद महासागर इस तरफ है, नीचे क्या है, प्रशांत महासागर, इधर क्या है, अरब सागर। तो हिंद महासागर में पोत उतरा, पोत मतलब क्या होता है, एक जहाज, ठीक है। अच्छा मैं समझ गया, अगर लोग सागर और महासागर के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ पापा इन सागरों का जल नमकीन होता है ना, आपको जो ऊपर पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल। देखिए पृथ्वी के बड़े भूभाग को अथाह जल राशि ने घेर रखा है। अथाह जल राशि मतलब 71% पानी ने पृथ्वी को घेर रखा है चारों तरफ से, 71% पानी ने, जिसमें से 0.3% सिर्फ केवल पीने के लिए है, ठीक है। 71% पानी में से केवल इतना ही परसेंट, 0.3% जो है पीने के लिए यूज़ है, ठीक है। और 71% जो पानी है वो पूरा पृथ्वी को चारों तरफ से घेर रखी है। इनका जल हमेशा गतिमान रहता है, जो प्रायः महाद्वीपों में अलग करता है, महासागर कहलाता है, ठीक है। इनका जल हमेशा गतिमान रहता है, जो प्रायः महाद्वीपों को अलग करता है, महासागर कहलाता है, ठीक है। महाद्वीपों को अलग कौन करता है, महाद्वीप। इनका जल हमेशा गतिमान रहता है, ठीक। किसका जल गतिमान रहता है, महासागरों का। महासागरों का जल हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा चलते रहता है, धारा रहती है इसमें, ठीक है, शांत नहीं रहता है। और जो झील होती है उसका पानी शांत रहता है, याद रखिएगा, जो झील का पानी होता है उसको शांत रहता है, ठीक है। और जो महासागर होते हैं उसको गतिमान रहता है। तो महासागर किसे कहते हैं, देखो इनका जो जल होता है वो 2 महाद्वीपों को अलग करता है, ठीक है। इस धरती पर टोटल 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप मतलब बड़े बड़े धरती के टुकड़े, ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है। ज़मीन जैसे ये हो गया एशिया महाद्वीप, ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। तो इस सब के जो बीच में जो पानी है ना, ठीक है, ये हो गया, इस पूरा एशिया महाद्वीप है, ये हो गया अफ्रीका, ये यूरोप महाद्वीप, ये दक्षिणी महाद्वीप, उत्तरी दक्षिणी, ये अमेरिका, ठीक है। ऐसे तो ज़मीन के बड़े बड़े, ठीक, ज़मीन के बड़े बड़े भूभाग को जो अलग अलग करते हैं उसे कहते हैं महाद्वीप, ठीक है। उसे सॉरी महासागर उसे कहते हैं ओशियन, ठीक है, ओशियन कहते हैं महासागर। महासागरों के एक भाग को सागर कहते हैं, जो प्रायः किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर में नहीं मिलता है। जब देखो सागर किसे कहते हैं, ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है, ये कहते हैं, इसे कहते हैं प्रशांत महासागर। देखो सागर किसे कहते हैं, महासागर तो मैंने बता दिया कि बड़े बड़े धरती के टुकड़े को अलग करते हैं, बड़े बड़े मतलब सतही जो ज़मीन होता है, ज़मीन के बड़े बड़े भूभाग को जो अलग अलग करते हैं उसे कहते हैं महासागर। लेकिन सागर किसे कहते हैं, ये हो गया, ये कौन सा सागर है बताओ, अरब सागर, ये हो गया हिंद, ये हो गया अरब सागर, ये लेकिन ये हिंद महासागर है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो सागर किसे कहते हैं, जो सागर होता है वो महासागर से नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। सागर जो होते हैं वो महासागर किससे मिल नहीं पाते हैं। देखो जैसे सागर क्या कहते हैं, महासागरों के एक भाग को सागर कहते हैं, प्रायः जो अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागरों से नहीं मिलता है। अवरोध के कारण वो दूसरी दिशा में चले जाते हैं। जैसे ये है, जैसे मान लो कि ये मेन धारा है, मेन धारा का कुछ भाग जो है यहाँ से कटकर इस तरफ आ गया, यहीं तक रह गया, ठीक है। कुछ भाग इसी पानी का यहाँ से कट के यहाँ पे आ गया, लेकिन मेन धारा तो ये है, मेन धारा को कहते हैं महासागर। लेकिन कुछ पानी यहाँ कट के आ गया और यहीं पे मतलब यहीं इसी क्षेत्र में बना रहा, यहीं रुका रहा, उसे कहते हैं सागर, ठीक है। तो कुछ अवरोध के कारण उसका गति जो उसका दिशा होता है अलग दिशा में मुड़ जाता है और इसी कारण वो सागर का रूप ले लेता है। लेकिन जो मेन दिशा में होता है, बहते रहते हैं मेन धारा में, उसे कहते हैं महासागर। तो यही यहाँ पे देखो लिखा गया है कि महासागरों के एक भाग को सागर कहते हैं क्योंकि किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर से नहीं मिल पाते हैं। जब समुद्री सतह पर हवाएं चलती हैं तो हलचल से तरंग उत्पन्न होती है, हवाएं जल को ढकेलती हैं जिससे जल स्तर ऊपर नीचे होने लगता है, जिससे लहरें कहते हैं। अब लहरें किसे कहते हैं, देखो जब महासागरों में हवाएं चलती हैं
ठीक है, जब हवाएं चलती हैं और समुद्री सतह पर हवाएं चलती हैं तो इन हलचल से तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, इन हलचल से तरंग उत्पन्न होती है। भाई देखो, ये समुद्र का पानी है, जब हवा आएगा तो पानी ऊपर ऊपर उछलेगा, और जब पानी ऊपर उछलेगा तो एक तरंग उत्पन्न होगा। ठीक है, तरंग। और इन तरंगों को कहते हैं लहर। ठीक है, इन तरंगों को क्या कहते हैं? लहर। एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है और इस तरह जल को धक्का देकर पहुंचाती है। यही कारण है कि सागरों और महासागरों का जल हमेशा गतिमान रहता है। क्यों? अब मैंने ऊपर बताया तो जो सागर और महासागर होते हैं उनका जल क्या होता है? हमेशा गतिमान रहता है। क्यों? लहरें रहती हैं वहाँ, उसमें हिलोरे। अभिषेक अभिषेक जिसको कहता है हिलोर, हिलोर है इसमें, लेकिन उसको कहते हैं लहरें। ठीक है, तो लहरें होने के कारण जिस पानी में लहरें होंगी उसका पानी हमेशा गतिमान रहेगा, ये आपने याद रखना है। तो बच्चों, पापा याद है पूरी के समुद्र तट पर किस तरह नहाते समय हमारे चप्पल लहरों में गुम हो गए थे और फिर वापस मिल गए थे। हाँ, समुद्री लहरों के पास ये बहुत ही मनोरंजक होता है। वे किसी वस्तु को ले जाती हैं, फिर लहरों के साथ तट पर वापस छोड़ देती हैं। हाँ पापा, ऐसे लहरों के कारण ही तो होता है। क्या तुम लोग सागरों के नाम बता सकते हो? बबलू बोला, अरब सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर और लाल सागर। तो सागर आपको समझ गए कि सागर कैसे बनते हैं, कि जो मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं, जो पानी के मुख्य धारा से जो अलग हो जाते हैं उसे कहते हैं सागर। तो ये कुछ सागरों का नाम दिया गया है, यहाँ पे देखो लिख सकते हो, अरब सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर और लाल सागर। ठीक है, शाबाश, पापा ने बोला। बबलू से पीठ पर थपथपाई। मीना बोला, मैं तो महासागरों का नाम भी सुना सकता हूँ, बताओ। हाँ बताओ। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो 4 महासागर होते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ में नोट कर लीजिएगा प्रशांत महासागरों का नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक, 4 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप, एशिया है एक। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। एक एशिया है, ठीक है, एक क्या है, यूरोप है, एक क्या है, अफ्रीका है। ठीक है, एक अफ्रीका है, और एक क्या है, दक्षिण अफ्रीका है, सॉरी दक्षिण अमेरिका है। एक होता है उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और एक क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये क्या हो गए, 6 हो गए, और एक क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप हो गए। कौन कौन से? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो टोटल 7 महाद्वीप हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और ये 4 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, और कुछ मैंने यहाँ पे महासागर के नाम भी बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से? आर्कटिक सागर, काला सागर और लाल सागर। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। एक अरब सागर भी है, उससे भी नोट कर लीजिएगा। बस, अब बस भी करो, मुझे ऑफिस जाना है, तुम लोगों को स्कूल जाने का समय हो जाता है, पापा ने कहा। दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने लगे। मीना और बबलू आज बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने सागरों और महासागरों के बारे में पढ़ा। दोनों स्कूल गए। कक्षा शुरू होने में देर थी। बबलू अपने दोस्तों को सागरों की लहरों के बारे में बताने लगा। तो बच्चों बताओ, सागरों की लहर किसे कहते हैं? ठीक है, लहर आपको आपके माइंड में याद करिए कि लहर किसे बताया था मैंने। जब समुद्र में हवाएं चलती हैं तो पानी ऊपर उठता है, और पानी जब उठता है तो उसमें तरंग बनती है, उन तरंगों के कारण ही लहरें उत्पन्न होती हैं। बबलू की बात से सुनकर मुकेश बोला, सागरों में उठने वाले ज्वार भाटा के बारे में अपने कुछ बताओ। ज्वार भाटा, अब तो सब चुप। तो मुकेश से बोला कि अच्छा, लहरें तो मैंने सुना है, लेकिन तुम ज्वार भाटा के बारे में बताओ। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लोग ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमने ऊपर लहर पढ़ लिया, ठीक है, महासागर पढ़ लिया, लहर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो सब लोग चुप हो गए। मुकेश ने सवाल पूछा तो सब ने फैसला किया कि भूगोल की कक्षा में यह बात रखी जाए। लंच के बाद भूगोल की कक्षा थी। सबने मैडम से यही प्रश्न रखा। मैडम बहुत खुश थी। उन्होंने कहा, बच्चों, पहले एक फिल्म आई थी ज्वार भाटा, पहले उसकी कहानी सुना देती हूँ। सब बच्चे ध्यानमग्न होकर बैठ गए। ठीक है, मैडम ने कहा, शुरू किया। ज्वार भाटा फिल्म में हीरो दिन भर खूब मेहनत करके पैसे कमाता और शाम होते ही उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं और वह अमीरी की तरह खर्च करता। सुबह तक उसके पैसे खर्च हो जाते हैं। वह फिर से गरीब की तरह जीता, मतलब शाम को अमीर और सुबह में गरीब।
ठीक इसी प्रकार समुद्र में ज्वार भाटा का हाल है। ठीक है, समुद्र में ज्वार भाटा का हाल क्या है कि वो फिल्म जो है ज्वार भाटा, उसमें जो एक हीरो है खूब पैसे कमाता और खूब खर्च कर देता। तो मतलब एक जगह अमीर हो जाता है तो फिर मतलब एक बार ऊपर चढ़ जाता है, फिर एक बार नीचे आ जाता है। ठीक है, मतलब एक बार खूब ऊपर चढ़ जाता है मतलब अमीर बन जाता है, फिर अमीर से फिर से गरीब हो जाता है। इसे कहते हैं ऊपर नीचे, जो अप डाउन की स्थिति है उसे कहते हैं ज्वार भाटा। तो देखो अच्छे से डिटेल से फिर से समझते हैं। समुद्र की लहरें, मैंने आपको लहरें पढ़ा दिया। ठीक है, समुद्र की लहरें मैंने आपको लहरें पढ़ाया अभी। ठीक है, जब समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के हिस्से को डुबो देता है तो उसे कहते हैं ज्वार। बच्चों मैंने आपको लहरें पढ़ाया कि लहरें क्यों आती हैं? तरंगों के कारण। ठीक है, तरंगों के कारण लहरें आती हैं, लेकिन लहरों के कारण ज्वार आता है। जब लहरें जो होती हैं उस ऊंचाई तक उठकर तट के हिस्से को डुबो देता है तो उसे कहते हैं ज्वार। ये मान लो कि ये क्या है, ये मान लो कि नदी है और ये पानी यहाँ तक है। ठीक है, अभी मान लो कि पानी यहाँ तक है। जब समुद्र की लहरें जब आई पूरे उठ तो पूरी इसको यहाँ तक भर दिया, पानी पूरा पूरा भर गया, इसे कहते हैं ज्वार। मतलब एक जगह पूरा, जैसे हीरो जैसे जिसे जिस प्रकार हीरो ऊपर अमीर बना था उसी प्रकार पानी भी पूरा ऊपर तक चढ़ गया। ठीक है, पानी पूरा ऊपर तक चढ़ गया। ठीक है, उसे कहते हैं ज्वार। और जब लहरें शांत होती हैं तो उसको जो तट तक पानी जो पहुंचा था फिर वो पीछे चली जाती हैं तो उसे कहते हैं भाटा। ठीक है, जब जब पानी जो होती है पूरी ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, तटों को डुबो देती हैं। जब पानी लहरों के कारण, जब पानी लहरों की अधिक तेज के कारण, तीव्रता के कारण तटों को डुबो देती है, मतलब एक बार पूरा ऊपर चढ़ जाता है फिल्म में हीरो के कारण, और फिर से वो नीचे आ जाती है, फिर से अपने स्थान पे आ जाती है, उसे कहते हैं भाटा। इसे कहते हैं ज्वार, इसे कहते हैं भाटा। जैसे बच्चों जो फिल्म में हीरो था वो एक बार अमीर बन जाता है, उसी प्रकार जो पानी एक बार अमीर बन जाता है, पूरा ऊपर उठ जाता है, फिर से वो गरीब बन जाता है पानी, उसे कहते हैं ज्वार भाटा। समझ गए? उसे कहते हैं ज्वार भाटा। यह प्रतिबिंब को 2 बार देखो, यह प्रतिदिन 2 बार होता है। महासागरों में यह प्रतिदिन 2 बार होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि बताइए ज्वार भाटा दिन में कितनी बार होता है। ऑप्शन ले देगा 3, 4, 5, 6 या 2, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो बच्चों यहाँ पे देखो बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा बाद में क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको। लेकिन लहरों का ऐसी ऊंचाई तक उठना और फिर से पीछे तक हटना क्यों होता है, बबलू ने पूछा। बच्चों आपके मन में आता होगा कि क्या सिर्फ लहरों के कारण ऐसा होता होगा? ठीक है, लहरों का ऐसा ऊंचाई तक उठना फिर नीचे पीछे हट जाना ऐसा क्यों होता होगा? तो बच्चों इसके बहुत सारे कारण हैं, तो इसके कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। बच्चों देखो अभी नीचे, ऐसा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है भाई? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है कि मतलब अगर सेब को अगर नीचे गिराते हैं तो सेब ऊपर ना जाके नीचे गिरेगा, मतलब उससे गुरुत्वाकर्षण बल ने खींच लिया नीचे। तो ज्वार भाटा जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ये नोट कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्वार भाटा होती हैं वो किसके कारण होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, और यही ज्वार है कि उतरता है और उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ज्वार भाटा क्यों आता है, पहले इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, ये तो हमने पता कर लिया। लेकिन कैसे आता है वो वास्तविकता में ये देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है, जब चंद्रमा जो होती है समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से उसका जल ऊंचाई की ओर बढ़ने लगता है। देखो मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे इस तरफ क्या है, महासागर हैं। ठीक है, और यहाँ पे चंद्रमा, जब पृथ्वी घूमती है ऐसे, जब पृथ्वी मान लो घूमती, देखो फिर से बता रहा हूँ, ये है मान लो कि ये है, ये है मून। ठीक है, ये मून, यहाँ पे मान लो कि क्या है, जल, ये धरती है अपना, और इस क्षेत्र में क्या है, महासागर यहाँ पे हैं, इस क्षेत्र, इस कोने पे महासागर, बस महासागर हैं। जब पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, तो मान लो कि ये घूमते घूमते जल क्षेत्र यहाँ पे आ गया। पृथ्वी घूमा ऐसे ऐसे, जब घूमी तो ये वाला भाग इधर आ गया, और चंद्रमा जो है जब ये वाला भाग यहाँ पे जब आता है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से खींच लेता है अपने तरफ पानी को, तो पानी पूरा ऊपर उठ जाता है, ऐसा पानी पूरा ऊपर उठ जाता है। और जब चंद्रमा और फिर यही इस तरफ चले जाता है तब फिर ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, जब मान लो कि यहाँ पे है तो यहाँ पे ज्वार भाटा कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे
नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे भाटा है, मतलब समुद्र अपने ठीक स्थान पे है। और जब पृथ्वी जब ऐसे पृथ्वी घूमी तो समुद्र का पानी एक बार फिर यहाँ पे आ गया। जब पृथ्वी घूमेगी तो भाई समुद्र का पानी यहाँ पे आ गया, और जब समुद्र का पानी यहाँ पे आया तो चंद्रमा की स्थिति सीधा सीधी में आ गया, चंद्रमा की सीधी में। और चंद्रमा की सीधी में है, देखो यहाँ पे चंद्रमा, जब पृथ्वी यहाँ पे घूमी तो समुद्र का पानी इस तरफ आ गया, ठीक है, चंद्रमा की सीध में, चंद्रमा की सीध में। और जब चंद्रमा की सीध में आया तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पानी ऊपर उठ गया पूरा। और फिर कुछ देर बाद जो पृथ्वी घूम के ये पानी फिर से यहाँ पे आ जाएगा, उसे फिर से कहते हैं भाटा, इसे कहते हैं ज्वार, इसे कहते हैं भाटा। तो समझ गए कि जब पानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर उठ जाए तो उसे कहते हैं ज्वार, और जब पानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से हट जाए उसे कहते हैं, जब पानी नीचे आ जाए तो उसे कहते हैं भाटा। तो मैडम अब ज्वार आते होंगे तो समुद्र के अंदर की ढेर सारी मछलियां भी तट पे आ जाती होंगी, इसी मैंने प्रश्न किया। बिल्कुल, मछलियां के अलावा सीप, घोंघे, मिट्टियाँ, बालू सभी तट ऊपर आ जाते हैं। लेकिन ज्वार के समुद्र की लहरें तट के किनारे कई नौकाएं भी खींचकर अंदर तक ले जाती हैं। इसे जान माल की हानि भी होती है। तो बच्चों इससे एक फ़ायदा भी होता है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होती है, जो मछुआरे होते हैं, ज्वार आने के कारण जब समुद्र के पानी जब तट पे आ जाती हैं, और जब भाटा जब होती है, जब पानी की जब चली जाती हैं तो जितने भी समुद्र की मछलियाँ होती हैं सब तट पर रह जाती हैं, जिससे वो बेचने के उपयोग में करते हैं। लेकिन इससे एक हानि भी है। इससे हानि क्या है बच्चों, कि मान लो कि जैसे समुद्र है, ये समुद्र है और यहाँ पे हम लोग तट पे खड़े हैं, जब ज्वार आए तो सबको डुबा देता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी घर वगैरह होते हैं, ये क्या है, समुद्र, और यहाँ पे ये क्या है, समुद्र। जब समुद्र का पानी जब ज्वार आए तो पूरा भर देगा, ज्वार आया तो पूरा चारों तरफ भर जाएगा, ये चारों तरफ भर जाएगा। और मान लो कि अगर यहाँ पे जिस इलाके में क्या है, इस इलाके में घर होंगे तो सबको डुबा देगा, ऐसे सबको ऐसे डुबा देगा। ज्वार के कारण क्या होती है, हानि भी होती है जान माल की। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं बाप रे, ठीक है, नौकाएं भी खींच लेती है लेकिन इसे जान माल की हानि भी नहीं होती है। जान माल की हानि नहीं होती क्योंकि अधिक क्षेत्र तक नहीं जाता है, लेकिन अधिक क्षेत्र तक अगर चला गया तो इसे जान माल की हानि हो सकती है। बाप रे, यह तो समुद्र किनारे नहीं जाऊंगी, मीना डरते हुए बोली। ठीक है, तो ऐसा डरने की बात नहीं है, नहीं, इसे डरने की बात नहीं है, सावधानी रखने की बात है। मैडम ने सीमा से कहा, हौसला बढ़ाया। हाँ मैडम, सभी जोर से बोले। हम समुद्र तट पर जाएंगे, बालू में खेलेंगे, लहरों पर गेंद भी फेंकेंगे। जब लहरों पर गेंद फेंक देंगे, अगर मान लो कि समुद्र में अगर कोई बॉल चली गई तो बॉल वापस आ सकती है जब ज्वार आएगा तब। जब ज्वार आएगा तो फिर से वापस आ जाएगी, और जब जाएगा तो फिर से वो लेके चली जाएगी। तो दोस्तों एकदम डिटेल से मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। कैसा लगा वीडियो दोस्तों बताओ पहले। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलो अभ्यास कर लेते हैं। पृथ्वी का जलमंडल का हिस्सा कितना प्रतिशत है, मैंने आपको एकदम चिल्ला के बताया है, ठीक है। बताओ कि पृथ्वी पर कितना % पानी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन मुझे पता होगा कि सही होगा, तो इसके लिए आपको आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको बहुत बताया है। मुंबई किस सागर के किनारे बसा है, तो मैंने आपको बताया था कि मुंबई किस सागर के किनारे बसा है। देखो यहाँ पे मैंने चित्र भी बनाया था कि मुंबई यहाँ बसा और यहाँ पे कौन सा सागर है, तब आपको बता दिया था मैंने, ठीक है। बताऊँ कि रहने दो, छोड़ो, नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने आपको बताया था। जो चित्र बताया मैंने आपको उसका देखता हूँ कि दिमाग कितना तेज है, ठीक है। ये बता दे रहा हूँ कि हिंद महासागर कहाँ पे है, अटलांटिक, फतेह सागर, ठीक है। तो इसका चलो बता दे रहा हूँ, हार्ड अगर लगता होगा तो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, अरब सागर, और इसका सही आंसर है 71%, ठीक है। अगर सही किया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल की ऊंचाई की ओर बढ़ता यह स्थिति क्या कहलाती है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब चंद्रमा के कारण क्या होती है, जल की पानी ऊपर उठ जाती है। जब पानी ऊपर उठती है तो क्या होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। आपको पता होगा तो आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ज्वार, और जब, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ज्वार। और जब पानी नीचे चली जाती है उसे कहते हैं भाटा, ठीक है। तरंगे आपको बता ही दिया, तरंगे किसे कहते हैं। इनमें से कौन झील है, आपको बताना, इनमें से कौन से। फतेह सागर झील है भाई, फतेह सागर। ये तो अरब सागर मुंबई के किनारे है, ये लाल सागर है, ये काला सागर है, ठीक है। एक काम को करना है कि काला सागर, लाल सागर और अरब सागर कहाँ पे, ये आपको देख लेना है मैप में, लेकिन आपको बता ही दिया है मैंने, ठीक है। देखो खाली जगह को भरें। नदी का जल समुद्र में गिरकर डैश हो जाता है भाई, खारा हो जाता है। ज्वार भाटा डैश में होता है, कब होता है भाई, दिन में 2 बार होता है यार। ज्वार भाटा डैश के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, किसी कारण, सूर्य और चंद्रमा के कारण। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, ठीक है, 22 मार्च। अब इस प्रश्नों को करना है।
जल की कौन कौन से स्रोत हैं, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, जल के विभिन्न उपयोग लिखे। तो हमको बता ही दिया कि जल के बहुत सारे उपयोग हैं, नदियाँ, तालाब, महासागर, झील, ठीक है, बहुत सारा बता दिया। और इसके सबसे बड़े स्रोत कौन सी है बताना है, और इसके जल के विभिन्न उपयोग क्या है, ये सब लिखना ही है। जमीन के नीचे का जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आपको बताया मैंने, एकदम डिटेल के साथ पढ़ाया कि शहरों को भी बताया कि शहर में जल स्तर क्यों घट जाता है, वो भी बताया। तो एकदम अच्छा से लिखना है इसको बच्चों, ठीक है, अपने सोच के मन से। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जल के वितरण का मानचित्र की सहायता से स्पष्ट करें। मैंने आपको बताया था, वो ग्राफ था इसमें कि समुद्र में कितना % पानी है, जल में नदी में कितना % पानी, तो वो ग्राफ बनाना है, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन दिए उसको भी लिखना है, ठीक है आपको। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी आदत सही है और कौन सी आदत गलत है और क्यों। तो आपको देखना है, ये देखो इससे पानी बह रहा है, ये गलत आदत है बच्चों, बहुत गलत आदत है। ये नहाना भी गलत आदत है। ये सही आदत है, बंद कर दो उसको, नहाओ मत बच्चों, गलत आदत है। ये सही आदत है, दिख नहीं रहा है चित्र इसलिए मैंने बताया। ये क्वेश्चन 6 नंबर है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ये किस प्रकार उत्पन्न होती है, हमको बता दिया मैंने, ठीक है। जल चक्र किसे कहते हैं, ये भी बता दिया। समुद्र के जल में तैरना मुश्किल क्यों है, क्यों मुश्किल तैरना है, क्योंकि यहाँ पे ज्वार भाटा आता रहता है, इसलिए, क्योंकि जल अगर ज्वार भाटा नहीं कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है इसलिए। समुद्र का जल खारा क्यों होता है, ये आपको बता दिया मैंने, एकदम डिटेल से लिखना है आपको। भूगर्भीय जल स्तर में कमी आ रही क्यों, भूगर्भीय जल स्तर, भूगर्भीय मतलब क्या, भूमि जल, ठीक है। देखो भूगर्भीय आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 10 नंबर आपको बहुत ईजी है। आपको बताया कि भूमि जल में कमी आ रही है क्यों, भूगर्भीय मतलब क्या होता है, भूमि जल, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट है, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कहते हैं पानी बचाइए, क्या आप उनकी बात मानेंगे और क्यों, ठीक है। जल का संरक्षण आवश्यक है क्यों, ये लिखना है आपको। ये क्वेश्चन है, क्रियाकलाप करना है, ज्वार भाटा से क्या क्या लाभ और नुकसान है, सूची बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो कक्षा में प्रदर्शित मत करिएगा, ज्वार भाटा से क्या क्या लाभ और नुकसान है बस ये कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ज्वार भाटा के क्या क्या लाभ है। पानी के उपयोग से संबंधित अच्छी आदतों संबंधी अखबार को इकट्ठा स्क्रैप बुक बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करिए। तो पानी के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं पहले ये लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आपके घर में 2 दिन तक पानी नहीं रहे तो सोचिए उस सूची में आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो ये आपको लिखना है, ये अपने मन से लिखना है कि यदि पानी आपके घर में नहीं रहे 2 दिन तो आपको क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है, इसको लिखना है आपको, ठीक है, अपने आंसर में। और नेक्स्ट है, आप अपने दैनिक जीवन में जल का कहाँ कहाँ कितना उपयोग करते हैं उसकी सूची बनाएं, ठीक है। तो इसका सूची बनाना है, ठीक है। ये सब मुझे आपको चाहिए अभिषेक, ठीक है अभिषेक, मुझे ये सब सारा क्वेश्चन चाहिए क्योंकि मैंने एकदम डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है जिसको मैंने नहीं पढ़ाया है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 6 में। ये चैप्टर 5 था, इससे प्लस इसके बाद हम लोग चैप्टर 6 करेंगे एकदम नई वीडियो में आगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। और आप सबको गुड नाइट, वंदे मातरम।